जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मांगों को सुना जाएगा, उनकी मांगों को मानने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन बात यहां पर कैसे पहुंच पाई, क्योंकि क्या केपी ओली या बाकी मंत्री ये भाप नहीं पाए कि हालात यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं और बहुत सारे विकल्प खुले थे इन आगजनी के पहले, इस तोड़फोड़ के पहले। क्या उन विकल्पों पर विचार नहीं किया गया? देखिए, केपी ओली का जो दंभी स्वभाव, जो अहंकारी स्वभाव था, वो पिछले दिनों बढ़ता चला जा रहा था और अभी उनका पार्टी का जो विधान अधिवेशन हुआ उसमें उन्होंने एक तंत्रीय रूप से अपने पक्ष में सारे निर्णय करवा दिए, जिसके बाद उनके दिमाग में एकदम तानाशाह का एक जन्म हो चुका था और वो किसी का कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। तो जब ये जेनजी पुश्ता के आंदोलन का विषय उठ करके आया तो उन्होंने इसको इतना हल्का ढंग से लिया जिसका कोई महत्व ही नहीं है। यहाँ तक कि जो संचार मंत्री जिन्होंने ये सामाजिक संजाल को निष्क्रिय करने का आदेश दिया था, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने इसको एकदम सतही ढंग से इसका जवाब दे दिया कि जब तक ये सामाजिक संजाल वाले नहीं हमारे उसमें आएंगे हम इसको नहीं देंगे। तो जेनजी पुश्ता जब आंदोलन का घोषणा कर चुका था और ये जो वार्ता की बात आपने कही है जो कल सरकार ने बुलाया था, वो तो 19 लोगों के मारे जाने के बाद का बात है। तब तक तो गोलियां चल चुकी थी, 19 लोग तो मारे जा चुके थे और जैसा अनुमान किया जा रहा है कि 70 से अधिक लोगों को गोलियां लगा हुआ है और वो विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज अभी भी चल रहा है। पता नहीं और कितने मरने वालों की संख्या आगे बढ़ेगी। आज भी कुछ 1-2 आदमी मारे जा चुके हैं। यानी कि सरकार ने समय रहते स्थितियों को नहीं भापा। ठीक है, लेकिन एक और सवाल जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया गया है? हाँ, अभी एक खबर देख रहे हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट में भी आग लगा दिया गया है। तो हो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी पार्टी के भागबंडा के आधार पर कर दिया गया। इवन आपको अजूबा लग सकता है कि पार्टी से सांसद हुए लोग सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश हैं, सम्माननीय न्यायाधीश हैं। तो लोगों में इस बात का भी आक्रोश है कि ये न्यायाधीश है या पार्टी के कार्यकर्ता। जैसे सामाजिक संजाल को जो निष्क्रिय करने का सरकार का निर्णय था, तो सरकार ने अंतिम 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि इस 7 दिन के अंदर सभी सामाजिक संजाल रजिस्टर्ड हो जाए। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि 5 साल पहले एक रिट पड़ा था सर्वोच्च अदालत में कि सामाजिक संजाल जो है वो नियमन नहीं हो रहे हैं। अचानक से 5 साल बाद वह रिट जागृत हो गया और जिस दिन वो 7वां दिन था सरकार के अल्टीमेटम का, उसी दिन सर्वोच्च अदालत ने परमादेश जारी कर दिया। तो लोगों में सर्वोच्च अदालत पर भी इस बात को लेकर के, न्यायपालिका पर भी इस बात को लेकर के आक्रोश है, लोग उन पर भड़के हुए हैं। उसके बावजूद भी संवैधानिक संरचना को जीवित रखने का एकमात्र उपाय ये था कि फुल कोर्ट वो सभी न्यायाधीश बैठ करके सेना के साथ समन्वय करके एक नागरिक सरकार गठन कर दें और वो जल्दी करें, नहीं तो परिस्थिति और जटिल होगी और कोई नहीं संभाल सकेगा। आखिर सेना क्या करेगी? अपने नागरिकों को गोली मारेगी। लेकिन देवेश जी, जितना मैं समझ पा रही हूँ, मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा, जितना मैं समझ पा रही हूँ ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया बैन का नहीं है। ये बहुत दिनों से अलग अलग मुद्दों को लेकर सुलग रही चिंगारी थी जो आज विद्रोह के रूप में सामने आई है। क्या मैं सही हूँ? नहीं, हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। मैंने आपके ही इस चैनल में कल ही मैंने इस विषय को कहा था कि बारूद का ढेर पहले से तैयार था, सोशल मीडिया का प्रतिबंध उसके पलीते में आग लगाने की घटना बनी है। ये पलीते में आग लग गया और विस्फोट हो गया है। वरना भ्रष्टाचार, ये नेपो बेबी, ये नेता और प्रशासकों के बच्चे जो विदेशों में सैर कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, इस बात को लेकर के बेहद आक्रोश था। हम देखे हैं कि आज पूर्व प्रधानमंत्री देउवा के घर में जब भीड़ घुसी है तो वहां बाहर नोट उड़ाया जा रहा है। आपके चैनल से भी दिखाया गया। मैं आपको बताऊं, वो नोट नहीं था, वो डॉलर था। डॉलर उड़ाया जा रहा था। कितना डॉलर पड़ा हुआ था उसके घर में, कहाँ से आया वो डॉलर? और इतना ही नहीं, एक चीज और आपको बताऊं मैं, ये जितने टारगेट हुए हैं, जितनी आगजनी की घटना हुई है, बेहद सतर्कता के साथ जिन पर आरोप है सिर्फ उतने जगहों पर हुआ है। यहाँ प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल जो है उसमें उलेंस स्कूल जो आरजू देउवा का माना जाता है, उसमें आगजनी हुई है और किसी भी प्राइवेट स्कूल को नहीं जलाया गया है। हिल्टन होटल में आगजनी हुई है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका सबसे मेजर शेयर जो है वो शेर बहादुर देउवा के बेटे देवीर सिंह के नाम से है। तो जो आगजनी की घटनाएं भी हो रही हैं वो निश्चित जगहों पर हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी भी आदमी के घर में आग लगा दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन देवेश जी, इसी के साथ सवाल ये भी है कि अब केपी ओली का इस्तीफा हो चुका है, सरकार जा चुकी है, इसके बाद नेक्स्ट क्या, अगला क्या?
अगली कमान किसके हाथों में? और उससे पहले भी सवाल यहाँ पर ये कि अब तो इस्तीफा हो चुका है। जो युवा चाहते थे कि भाई केपी ओली इस्तीफा दें, वो दे चुके हैं। अब कब तक हालात थोड़े सामान्य की ओर आगे बढ़ने के आसार हैं और कितने दिनों में, कितने घंटों में, कब तक? अब अभी एक विज्ञप्ति जिसका मैंने चर्चा किया कि मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, दोनों सशस्त्र और जनपद प्रहरी के महानिरीक्षक और अनुसंधान विभाग के प्रमुख, इन 5 व्यक्तियों का एक संयुक्त विज्ञप्ति आया है जनता के नाम से कि अब आंदोलनकारियों को शांत होना चाहिए, वार्ता के लिए आए और अब आगे कैसे करना है उसके लिए हम बैठे। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है कि लोगों में, इन युवाओं में आक्रोश इन लोगों को सेना के द्वारा सुरक्षित बाहर निकाल दिए जाने को लेकर के भी आक्रोश बढ़ा हुआ है। तो कम से कम ये बाहर नहीं निकाले गए हैं, ये नियंत्रण में हैं और हमारे कंट्रोल में हैं, इस तरह का कोई मैसेज आना जरूरी है ताकि लोग आश्वस्त हों कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो हत्यारे हैं, उनके ऊपर कल न्यायिक छानबीन होगी। एक विषय ये हुआ। दूसरा ये कि राष्ट्रपति आज के डेट में एक रबर स्टैंप है। वो कोई निर्णय या कोई आदेश या कोई फैसला अगर करते हैं तो शायद मान्य नहीं होगा। सेना के द्वारा तत्काल बालन शाह को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो शायद मुझे लगता है कि कुछ मामला मत्थर हो और राष्ट्रपति उसको अनुमोदन करके एक संवैधानिक प्रक्रिया पूरा कर दे और एक नागरिक सरकार गठन हो। जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मांगों को सुना जाएगा, उनकी मांगों को मानने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन बात यहाँ पर कैसे पहुंच पाई? क्योंकि क्या केपी ओली या बाकी मंत्री ये भाप नहीं पाए कि हालात यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं और बहुत सारे विकल्प खुले थे इन आगजनी के पहले, इस तोड़फोड़ के पहले? क्या उन विकल्पों पर विचार नहीं किया गया? देखिए, केपी ओली का जो दंभी स्वभाव, जो अहंकारी स्वभाव था, वो पिछले दिनों बढ़ता चला जा रहा था और अभी उनका पार्टी का जो विधान अधिवेशन हुआ उसमें उन्होंने एक तंत्रीय रूप से अपने पक्ष में सारे निर्णय करवा लिए, जिसके बाद उनके दिमाग में एकदम तानाशाह का एक जन्म हो चुका था और वो किसी का कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। तो जब ये जेनजी पुस्ता के आंदोलन का विषय उठ करके आया तो उन्होंने इसको इतना हल्का ढंग से लिया जिसका कोई महत्व ही नहीं है। यहाँ तक कि जो संचार मंत्री जिन्होंने ये सामाजिक संजाल को निष्क्रिय करने का आदेश दिया था, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने इसको एकदम सतही ढंग से इसका जवाब दे दिया कि जब तक ये सामाजिक संजाल वाले नहीं हमारे उसमें आएंगे हम इसको नहीं देंगे। तो जेनजी पुस्ता जब आंदोलन की घोषणा कर चुका था और ये जो वार्ता की बात आपने कही है जो कल सरकार ने बुलाया था, वो तो 19 लोगों के मारे जाने के बाद का बात है। तब तक तो गोलियां चल चुकी थी, 19 लोग तो मारे जा चुके थे और जैसा अनुमान किया जा रहा है कि 70 से अधिक लोगों को गोलियां लगा हुआ है और वो विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज अभी भी चल रहा है। पता नहीं और कितने मरने वालों की संख्या आगे बढ़ेगी। आज भी कुछ 1-2 आदमी मारे जा चुके हैं। यानी कि सरकार ने समय रहते स्थितियों को नहीं भापा। ठीक है, लेकिन एक और सवाल जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया गया है? हाँ, अभी एक खबर देख रहे हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट में भी आग लगा दिया गया है। तो हो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी पार्टी के भागबंडा के आधार पर कर दिया गया। इवन आपको अजूबा लग सकता है कि पार्टी से सांसद हुए लोग सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश हैं, सम्माननीय न्यायाधीश हैं। तो लोगों में इस बात का भी आक्रोश है कि ये न्यायाधीश है या पार्टी के कार्यकर्ता। जैसे सामाजिक संजाल को जो निष्क्रिय करने का सरकार का निर्णय था, तो सरकार ने अंतिम 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि इस 7 दिन के अंदर सभी सामाजिक संजाल रजिस्टर्ड हो जाए। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि 5 साल पहले एक रिट पड़ा था सर्वोच्च अदालत में कि सामाजिक संजाल जो है वो नियमन नहीं हो रहे हैं। अचानक से 5 साल बाद वह रिट जागृत हो गया और जिस दिन वो 7वां दिन था सरकार के अल्टीमेटम का, उसी दिन सर्वोच्च अदालत ने परमादेश जारी कर दिया। तो लोगों में सर्वोच्च अदालत पर भी इस बात को लेकर के, न्यायपालिका पर भी इस बात को लेकर के आक्रोश है, लोग उन पर भड़के हुए हैं। उसके बावजूद भी संवैधानिक संरचना को जीवित रखने का एकमात्र उपाय ये था कि फुल कोर्ट सभी न्यायाधीश बैठ करके सेना के साथ समन्वय करके एक नागरिक सरकार गठन कर दें और वो जल्दी करें, नहीं तो परिस्थिति और जटिल होगी और कोई नहीं संभाल सकेगा। आखिर सेना क्या करेगी? अपने नागरिकों को गोली मारेगी। लेकिन देवेश जी, जितना मैं समझ पा रही हूँ, मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा, जितना मैं समझ पा रही हूँ ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया बैन का नहीं है। ये बहुत दिनों से अलग अलग मुद्दों को लेकर सुलग रही चिंगारी थी जो आज विद्रोह के रूप में सामने आई है। क्या मैं सही हूँ?
नहीं, हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। मैंने आपके ही इस चैनल में कल ही मैंने इस विषय को कहा था कि बारूद का ढेर पहले से तैयार था, सोशल मीडिया का प्रतिबंध उसके पलीते में आग लगाने की घटना बनी है। ये पलीते में आग लग गया और विस्फोट हो गया है। वरना भ्रष्टाचार, ये नेपो बेबी, ये नेता और प्रशासकों के बच्चे जो विदेशों में सैर कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, इस बात को लेकर के बेहद आक्रोश था। हम देखे हैं कि आज पूर्व प्रधानमंत्री देउवा के घर में जब भीड़ घुसी है तो वहां बाहर नोट उड़ाया जा रहा है। आपके चैनल से भी दिखाया गया। मैं आपको बताऊं, वो नोट नहीं था, वो डॉलर था। डॉलर उड़ाया जा रहा था। कितना डॉलर पड़ा हुआ था उसके घर में, कहां से आया वो डॉलर? और इतना ही नहीं, एक चीज और आपको बताऊं मैं, ये जितने टारगेट हुए हैं, जितनी आगजनी की घटना हुई है, बेहद सतर्कता के साथ जिन पर आरोप है सिर्फ उतने जगहों पर हुआ है। यहाँ प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल जो है उसमें उलेंस स्कूल जो आरजू देउवा का माना जाता है, उसमें आगजनी हुई है और किसी भी प्राइवेट स्कूल को नहीं जलाया गया है। हिल्टन होटल में आगजनी हुई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका सबसे मेजर शेयर जो है वो शेर बहादुर देउवा के बेटे देवीर सिंह के नाम से है। तो जो आगजनी की घटनाएं भी हो रही हैं वो निश्चित जगहों पर हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी भी आदमी के घर में आग लगा दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन देवेश जी, इसी के साथ सवाल ये भी है कि अब केपी ओली का इस्तीफा हो चुका है, सरकार जा चुकी है, इसके बाद नेक्स्ट क्या, अगला क्या, अगली कमान किसके हाथों में? और उससे पहले भी सवाल यहाँ पर ये कि अब तो इस्तीफा हो चुका है, जो युवा चाहते थे कि भाई केपी ओली इस्तीफा दे, वो दे चुके हैं। अब कब तक हालात थोड़े सामान्य की ओर आगे बढ़ने के आसार हैं और कितने दिनों में, कितने घंटों में, कब तक? अब अभी एक विज्ञप्ति जिसका मैंने चर्चा किया कि मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, दोनों सशस्त्र और जनपद प्रहरी के महानिरीक्षक और अनुसंधान विभाग के प्रमुख, इन 5 व्यक्तियों का एक संयुक्त विज्ञप्ति आया है जनता के नाम से कि अब आंदोलनकारियों को शांत होना चाहिए, वार्ता के लिए आए और अब आगे कैसे करना है उसके लिए हम बैठे। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है कि लोगों में, इन युवाओं में आक्रोश, इन लोगों को सेना के द्वारा सुरक्षित बाहर निकाल दिए जाने को लेकर के भी आक्रोश बढ़ा हुआ है। तो कम से कम ये बाहर नहीं निकाले गए हैं, ये नियंत्रण में हैं और हमारे कंट्रोल में हैं, इस तरह का कोई मैसेज आना जरूरी है ताकि लोग आश्वस्त हों कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो हत्यारे हैं, उनके ऊपर कल न्यायिक छानबीन होगी। एक विषय ये हुआ। दूसरा ये कि राष्ट्रपति आज के डेट में एक रबर स्टैंप है, वो कोई निर्णय या कोई आदेश या कोई फैसला अगर करते हैं तो शायद मान्य नहीं होता। सेना के द्वारा तत्काल बालन शाह को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो शायद मुझे लगता है कि कुछ मामला मत्थर हो और राष्ट्रपति उसको अनुमोदन करके एक संवैधानिक प्रक्रिया पूरा कर दें और एक नागरिक सरकार गठन हो।